गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। आज जो डिजीज बढ़ रहे हैं, ये जो टेस्ट हो रहा है, एक ग्लूकोमा की जांच हो रही है। तो आज जो डिजीज पढ़ने वाले हैं वो ग्लूकोमा के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोमा ग्लूकोमा अब ग्लूकोमा क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं, कैसे डायग्नोसिस करेंगे और उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है। कैटरेक्ट के बाद में ग्लूकोमा की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। ग्लूकोमा क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस कारण से होता है और उसके कैसे कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा और उसका ग्लूकोमा का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पूरा विस्तार के साथ में लिखना है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। समझने की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही सरल है, इसको आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। यदि आपको एक बेसिक एनाटॉमी आई का आएगा, एक बेसिक एनाटॉमी की आपको आई की एनाटॉमी आ जाएगी, ऐसी परिस्थिति के अंदर ग्लूकोमा समझने के लिए टाइम नहीं लगेगा बच्चों। तो मैं कहूं कि ग्लूकोमा से पहले हल्की सी आप आई की एनाटॉमी पढ़ ले। अब देखिएगा, आज के इस टॉपिक के अंदर ग्लूकोमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा कि जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर ये चार्ट आपको देखने को मिलता होगा। इस प्रकार से देखने को मिलता है कि ब्लाइंडनेस की कंडीशन क्या है, विजन क्या है, सही है नहीं है, उसके बारे में देखने के लिए इस प्रकार से एक हाथ से आंख को बंद करने के लिए बोलते हैं और फिर बाद में जो अक्षर है वो पढ़ने के लिए बोला जाता है और नीचे की तरफ जाना होता है। तो ग्लूकोमा के अंदर क्या हो जाता है उसके बारे में बात करेंगे। सारे टेस्ट है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। एक ग्लूकोमा की बेसिक बात करें बच्चों, एक ग्लूकोमा के बारे में बात करें तो ग्लूकोमा एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूं कि ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, एक थोड़ा सा समझ लें कि इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। ग्लूकोमा एक डिजीज के अंदर क्या होगा कि इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू वेरियस रीजन। आपने देखा होगा आंखों के अंदर दो प्रकार के फ्लूइड पाए जाते हैं। आंख के अंदर दो प्रकार के फ्लूइड पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? एंटीरियर पार्ट के अंदर एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर, और आंख के जो पोस्टीरियर पार्ट में होता है जिसको विट्रियस फ्लूइड के नाम से जाना जाता है, विट्रियस फ्लूइड। एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस फ्लूइड, ये आई के एंटीरियर में होता है, आगे की तरफ होता है, ये पोस्टीरियर पीछे की तरफ होता है। इस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर का इंक्रीज होना एक ग्लूकोमा कंडीशन हो सकता है। एक ग्लूकोमा इज ए आई डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ए इंक्रीज इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर लीड टू ब्लाइंडनेस। ये अंतापन कोज करता है। हाँ बेटा, ले आजा आजा, ले बेटा, एक बार दिखा दूं फिर बाद में चली जाएगी वापस। ले ला, ले बेटा, ले, बाय बाय करेगी, ले बाय बाय कर, वहां वहां कैमरे में कर, वहां पे वहां बाय बाय को बाय बाय करो। एक बार लिख ले, लिख ले, लिख ले। अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब बाय बाय कर, फिर जाओ। गुड नाइट टू ऑल, बोलो गुड नाइट टू ऑल। चल बेटा, अब जा बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं ना। हाँ ले ले, हाथ पूरे। हाँ हाँ हाँ, हम पढ़ाएंगे। बाय बाय बाय।
अब देखिएगा, मैं कहूं कि एक्वियस ह्यूमर एंड विट्रियस फ्लूइड है, ह्यूमर्स ये बोल दो या फ्लूइड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लूइड। अब आंखों के अंदर इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, दूसरी बात करता हूं, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर वह प्रेशर जो आंख के अंदर ज्यादा हो जाता है, आईओपी, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। अब आंख के अंदर प्रेशर का ज्यादा होना कैसे होगा, क्यों होगा, किसका प्रेशर होगा? ये जो एक्वस फ्लूइड है ना, इस फ्लूइड का कलेक्शन वहां पे हो जाता है एंटीरियर पोर्शन के अंदर, आई के अंदर। इसका कारण यही हो सकता है कि या तो एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमरस है, एक्वस फ्लूइड है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा उत्पादन हो रहा है, या जो उत्पादन हो रहा है एक्वस फ्लूइड आ रहा है फ्लो के रूप में, तो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाता है। जब आगे नहीं जा पाएगा और फ्लूइड आता रहेगा, ऐसी कंडीशन में आई के अंदर जो एंटीरियर पोर्शन के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा और बड़ा हुआ आंख के अंदर प्रेशर क्या बोलते हैं, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होना। और जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर धुंधला दिखाई देने लग जाता है, अंधा हो सकता है, अंधापन हो सकता है, अंधापन, ब्लाइंडनेस कॉज हो सकता है। इस प्रकार से मैं कहूं कि ग्लूकोमा इज ए आई डिसऑर्डर, इट कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर टू लीड ब्लाइंडनेस। देखिएगा मैं क्या लैंग्वेज आपको बता रहा हूं, बच्चों लिखिएगा, ग्लूकोमा इज ए eye disorder due to या eye disorder characteristics increase ICP increase ICP leads to blindness। मैंने बच्चों क्या बताया है, मैंने ये बताया है कि ग्लूकोमा एक ऐसी डिजीज है, एक इस प्रकार की डिसऑर्डर है, आई डिसऑर्डर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज आईसीपी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर है उसको बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से क्या प्रतीत होता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है। क्या कहलाता है, ग्लूकोमा कहलाता है। अब क्या कारण है उसके बारे में भी बात करेंगे। आईसीपी कैसे बढ़ती है, मैंने अभी आपको बताया था, या तो एक्वस फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, या जो एक्वस फ्लूइड है वो प्रोडक्शन आया है आई के अंदर, उसका फ्लो भी बाहर होना चाहिए वेनस ड्रेनेज के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। अब किस कारण से ऑब्स्ट्रक्शन आया है, किस कारण से प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, उसको कारण के अंदर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर नॉन एज द ग्लूकोमा। अब देखिएगा, ग्लूकोमा एक ग्रुप ऑफ आई डिसऑर्डर है जिसमें एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन तथा ड्रेनेज, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन तथा ड्रेनेज में क्या हो जाता है, इम्बैलेंस कंडीशन हो जाती है, गड़बड़ घोटाला हो सकता है, जिसकी वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण रोगी को ऑप्टिक नर्व, जिसके कारण रोगी में ऑप्टिक नर्व का डैमेज होना। ऑप्टिक नर्व वह नर्व जो विजन करवाने का काम करती है,
जो विजन कोज करवाएगी, दिखाएगी, तो उसका क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा, बढ़ा हुआ रहेगा, ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा कि ऑप्टिक नर्व का डैमेज होना तथा विजुअल लॉस जैसी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। विजन के लॉस के प्रोग्रेसिव होने के कारण अनट्रीटेड केस के अंदर ब्लाइंडनेस होने की संभावना रहती है। ब्लाइंडनेस होने की संभावना रहती है, क्या कहलाता है, ग्लूकोमा कंडीशन कहलाता है। अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि ग्लूकोमा एक आंखों का बीमारी है, आंखों की डिसऑर्डर है। इसके अंतर्गत आंख के अंदर जो एक्वस फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन या तो ज्यादा हो रहा है या ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ओब्स्ट्रक्शन हो गया है, जिस कारण से आई के अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोमा कंडीशन उत्पन्न होती है। और ये जब ग्लूकोमा कंडीशन, मैं कहूं कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर ज्यादा है, ऐसी परिस्थिति के अंदर जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो सकती है, जिसके अंदर विजुअल लॉस होने की संभावना रहती है और उसका ट्रीटमेंट यदि टाइम पे नहीं किया जाए तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ब्लाइंडनेस हो सकता है, अंधापन होने की संभावना रहती है। क्या कहलाता है, ग्लूकोमा कंडीशन कहलाता है। आया समझ में, डेफिनेशन समझ में आ गई। यदि बच्चों आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है तो आपको ट्रीटमेंट है सारा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इस बात का क्या रखें, ध्यान रखें। अब नेक्स्ट देखिएगा, टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के प्रकार, इसमें टाइम भी आता है क्या, कितना टाइम हुआ, 11 मिनट। अच्छा ठीक। अब देखिएगा टाइम ग्लूकोमा के प्रकार, जिसके अंदर कौन कौन से प्रकार है बच्चों हेडिंग डालिएगा। कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा, प्राइमरी ग्लूकोमा, प्राइमरी ग्लूकोमा को प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा और दूसरा है सेकेंडरी ग्लूकोमा। इट इज द 3 टाइप्स ऑफ द ग्लूकोमा। सबसे पहले है कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा। कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा, कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जन्मजात। ऐसा ग्लूकोमा जिसके अंदर पहले से ही बीमारी है, जन्म के टाइम से ही बीमारी है, उनको दिखाई नहीं देता है, आईसीपी में बढ़ा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा यहां पे लिखा है प्राइमरी ग्लूकोमा, जिसमें किसी डिजीज की वजह से, प्राइमरी ग्लूकोमा जिसके अंदर आईसीपी बढ़ जाता है। सेकेंडरी ग्लूकोमा जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज है, उस डिजीज की वजह से होता है। कैंची से काट दो उसमें ब्लेड से, इसमें दिक्कत हो जाएगा। सेकेंडरी ग्लूकोमा, सेकेंडरी ग्लूकोमा इफ एनी टाइप ऑफ द डिजीज ऑफ द आई, आंखों की बीमारी की वजह से हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि सेकेंडरी ग्लूकोमा मोस्टली कैटरेक्ट की वजह से होता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, उस कंडीशन में दिक्कत होता है, ओब्स्ट्रक्शन होने की संभावना रहती है प्रोडक्शन में। अब देखिएगा सबसे पहले कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा, हेडिंग डालिएगा कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा के बारे में। कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा वह ग्लूकोमा जिसके अंदर एक जन्मजात विकृतियां, क्या है, जन्मजात विकृतियां, जैसे कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी ऑफ द आइरिस, आइरिस में आइरिस होती है आंख की, उसके अंदर दिक्कत होती है। दूसरा होता है कॉर्निया, होता है कॉर्निया के अंदर गड़बड़ घोटाला होता है। एंटीरियर या एंटीरियर चैम्बर स्ट्रक्चर, जहां पे एक्वस ह्यूमरस है, एक्वस फ्लूइड है, उसके अंदर कोई एंटीरियर पोर्शन में गड़बड़ घोटाला होता है, इसकी स्ट्रक्चर सही नहीं है, आदि के कारण हो सकता है। ये रेयर डिसऑर्डर है, ये कम ही होता है। कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा वह ग्लूकोमा जिसके अंतर्गत एक जन्मजात बीमारी होती है, जिसके अंदर आंखों की जो कॉर्निया है, आइरिस है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई जिसको एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं,
इसके अंदर गड़बड़ घोटाला होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा होगा। दूसरी बात, प्राइमरी ग्लूकोमा, हेडिंग डालिएगा प्राइमरी ग्लूकोमा। अब प्राइमरी ग्लूकोमा भी दो प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। फर्स्ट है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और सेकंड है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो प्राइमरी ग्लूकोमा दो प्रकार का हो गया, जिसके अंतर्गत पहला है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, दूसरा है प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। तो अब देखिएगा, ये सबसे पहले प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा की बात करें, हेडिंग डालिएगा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। इसको बंद नहीं करते हो, सब ठंडा कर दिया रूम को। हेडिंग डालिएगा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। यह सबसे सामान्य प्रकार का ग्लूकोमा होता है। इस प्रकार के ग्लूकोमा में एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज के स्लो या स्टॉप हो जाने के कारण धीरे धीरे इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है। शुरुआत में ये रोगी में कोई एबनॉर्मल फीचर्स मौजूद नहीं होते हैं। धीरे धीरे इंट्राओक्यूलर प्रेशर के बढ़ जाने के कारण ऑप्टिक नर्व डेस्ट्रोफी तथा विजन लॉस हो सकता है। बच्चों, इसके अंदर यह बताया गया है कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा वह ग्लूकोमा जिसके अंतर्गत एक्वस ह्यूमर्स जो फ्लूइड है उसका ड्रेनेज है वो नहीं हो पाता है। मैं कहूं कि कहीं पे भी उसका प्रोडक्शन होता है, फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है, उसका रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं कहूं कि जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सीएसएफ प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो ड्रेनेज भी होता है, बाहर निकलता भी है। उसी प्रकार से आंख के अंदर एक्वस फ्लूइड है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो आगे ड्रेनेज भी होना चाहिए। यदि मैं कहूं कि प्रोडक्शन प्रॉपर रूप से हो रहा है परंतु ड्रेनेज है, बाहर निकलने वाला, रिटर्न वाला है, वो नहीं हो पाता है, उस परिस्थिति के अंदर आंख के एंटीरियर चेंबर के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जिसको इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहते हैं। जब आई के अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर शुरुआती कंडीशन के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होता है, परंतु धीरे धीरे ये केस उसे विजुअल लॉस होता है, जिसके अंदर ऑप्टिक नर्व है वो डेस्ट्रोफी हो सकती है, डिस्ट्रॉय होने की संभावना रहती है और विजन लॉस होगा, दिखना कम होगा। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। इस प्रकार के ग्लूकोमा के दौरान एंटीरियर चेंबर एंगल में नैरो हो जाने के कारण एक्वस ह्यूमर्स का ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, जिसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है और रोगी को ग्लूकोमा के लक्षण देखने को मिलता है। अब प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा वह ग्लूकोमा जिसके अंदर एंटीरियर चेंबर ऑफ द आई, वो क्या हो जाती है, आई का एंटीरियर चेंबर है वो नैरो हो जाता है। क्लोज के अंदर एंटीरियर चेंबर नैरो हो जाएगा, संकरा हो जाएगा, अब जिसकी वजह से उनको दिखना कम हो जाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। क्या लिखा हुआ है, एंटीरियर चेंबर एंगल में नैरो हो जाने के कारण जो एक्वस फ्लूइड का ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। जब कोई भी पार्ट आई का नैरो होगा, संकरा होगा, ऐसी परिस्थिति के अंदर जाने वाला ड्रेनेज है वो मार्ग है वो ब्लॉक हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा, और जिसकी वजह से ड्रेनेज है, एक्वस ह्यूमर्स है, वो फ्लूइड है वो बाहर नहीं जा पाएगा, उस चेंबर के अंदर रहेगा। एक तो क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, दूसरा है कि फ्लूइड का प्रोडक्शन हो रहा, बढ़ रहा है, और उस साइड में एंटीरियर जो चेंबर है वो नैरो हो गया, संकरा हो गया। ऐसी परिस्थिति के अंदर आंख के अंदर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ा हुआ आंख के अंदर प्रेशर जिसको बोलते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर, और बढ़ा हुआ इंट्राओक्यूलर प्रेशर कौन सी बीमारी कॉज करता है, ग्लूकोमा, जिसको बोलते हैं प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा।
अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा। अब सेकेंडरी ग्लूकोमा के बारे में बात करें, देखो एक तो होता है प्राइमरी, हमेशा ध्यान रखिए वर्ड प्राइमरी मतलब पहली बार किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है इस प्रकार। सेकेंडरी होता है वो किसी भी प्रकार की बीमारी की वजह से होता है, इफ एनी टाइप ऑफ द डिजीज, जैसे कि सेकेंडरी ये ग्लूकोमा किसी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जैसे आफ्टर कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, उस ऑपरेशन के बाद में उसका कॉम्प्लिकेशन हो गया है, कॉम्प्लिकेशन के अंतर्गत फ्लूइड का ड्रेनेज प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा है, ऐसी परिस्थिति के अंदर आई के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा, क्या कहलाता है, सेकेंडरी ग्लूकोमा कहलाता है। इंट्राओकुलर प्रेशर के बढ़ने तथा ग्लूकोमा के उत्पन्न होने की अवधि के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आईसीपी कितना बड़ा, और उसके बाद में ग्लूकोमा उत्पन्न होने की अवधि कितनी है, उसके आधार पर इसको एक्यूट और क्रोनिक के अंदर बांटा गया है। एक्यूट कंडीशन वह कंडीशन जिसके अंदर हाथों हाथ होता है, क्रोनिक कंडीशन वह कंडीशन जिसके अंदर उसमें स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है, उसके अंदर लॉन्ग टाइम लगता है। तो एक्यूट के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर में वृद्धि तेजी से होती है, दूसरा है क्रोनिक के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर में वृद्धि स्लोली और प्रोग्रेसिव होती है। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि धीरे धीरे है परंतु उसका प्रोग्रेस में है, बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि सेकेंडरी ग्लूकोमा है वो किसी बीमारी की वजह से होता है, जैसे कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट सर्जरी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्वस फ्लूइड का ड्रेनेज प्रॉपर से रूप से नहीं हो पाएगा, जिसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इस प्रकार से ग्लूकोमा होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्यूट होता है, एक हाथों हाथ होता है जिसके अंदर आई के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर तुरंत बढ़ जाएगा। दूसरा होता है क्रोनिक होता है, लंबे समय से होता है, ड्रेनेज धीरे धीरे बढ़ता है बट प्रोग्रेसिव होता है। ये दोनों ही बातें बच्चों आपको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग डालिएगा कॉजेज, कौआ क्या है। अब कौआ के बारे में बात करते हैं, कॉजेज कौन कौन से। आई में ऐसी स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी की मौजूदगी जो एक्वस ह्यूमर्स के आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करती हो। पहला मेन कारण यह हो सकता है कि जब आंख के अंदर एंटीरियर चेंबर के अंदर भरा हुआ फ्लूइड है जिसको एक्वस फ्लूइड कहते हैं, ये एक्वस फ्लूइड का प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाता है, उस कंडीशन के अंदर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो प्रोडक्शन हो रहा है परंतु ड्रेनेज नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आई का प्रेशर बढ़ेगा, आई में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी के कारण, जिसके कारण एक्वस ह्यूमर है आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्ट करता है। संभावित रिस्क फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ग्लूकोमा, ऐसे पर्सन जिसमें फैमिली हिस्ट्री हो ग्लूकोमा का। डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन होती है। प्रेजेंस ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, प्रेजेंस ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट का दिक्कत हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन हो जिसका बीपी बढ़ा हुआ हो। हाइपरटेंशन को बच्चों ऐसे लिखते हैं, एसटीएन के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना, इंक्रीज बढ़ जाता है हाइपरटेंशन। एक्सेसिव यूज ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये बॉडी की एक्टिविटीज बढ़ा देगी जिसकी वजह से आउटफ्लो बढ़ेगा, आउटफ्लो नहीं फ्लो रेट बढ़ेगा। जब फ्लो रेट बढ़ रहा है उधर नैरोइंग कंडीशन है, ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशन है, प्रेशर
आई के अंदर बढ़ेगा। सिगरेट स्मोकिंग, एक्सट्रीम प्यूपिलरी डायलेशन, ट्रोमा ऑफ द आई, तो ये सारे क्या करते हैं, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। ये तो एक बेसिक कारण हो गए। अब अपन पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं आई का, सॉरी ग्लूकोमा का। देखिएगा, मैंने अभी आपको यही बताया था, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखिएगा, देखिए बच्चों, सबसे पहले एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन तथा आउटफ्लो में इंबैलेंस होना। एक्वस ह्यूमर है, आंख के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड है जो एंटीरियर चेंबर में है, उसका प्रोडक्शन या तो ज्यादा हो रहा है, पहली बात, ज्यादा हो रहा है तो आंख के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, या इसके अंदर लिखा हुआ है आउटफ्लो में इंबैलेंस होना, मतलब जो फ्लूइड जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना बाहर भी निकलना चाहिए, ड्रेनेज भी प्रॉपर रूप से होना चाहिए, तो वहां पे ओब्स्ट्रक्शन हो रहा है। अब प्रोडक्शन आ रहा है, ओब्स्ट्रक्शन है कैनाल ऑफ स्केलम, जो ड्रेनेज करने वाली पाइप होती है उसके अंदर ओब्स्ट्रक्शन आ गया, ब्लॉकेज आ गया, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन मतलब एंटीरियर के अंदर जा रहा है, चेंबर के अंदर जा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, ग्लूकोमा बढ़ जाएगा। दूसरी बात, तो इस प्रकार से प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, उधर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसी परिस्थिति के अंदर एक्वस फ्लूइड है, उसका क्या होगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर का बढ़ जाना। एक्वस फ्लूइड है वो एंटीरियर चेंबर के अंदर ज्यादा हो जाएगा, आंख के अंदर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से जिसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज आईओपी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर। अब जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर है, आंख के अंदर फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा हो गया है, ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा बच्चों, ऑप्टिक नर्व है जो विजन करवाने का काम करती है, दिखाने का काम करती है, और रेटिना के में होने वाली ब्लड सप्लाई बाधित होती है। एक तो रेटिना के अंदर ब्लड सप्लाई बाधित होगी, दूसरा है ऑप्टिक नर्व है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से सेंसेशन लॉस हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। डैमेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व, उस परिस्थिति में ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, और जिसके कारण प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन, धीरे धीरे विजन है वो कम होता जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा, नॉन एज ब्लाइंडनेस। ये कंडीशन है बच्चों, इसका ये फिजियोलॉजी ये है। अब ग्लूकोमा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर होने वाला एक्वस ह्यूमर या फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, या जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज वाला है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन प्रकृति आ गई है, जिसकी वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व है वो, ऑप्टिक नर्व और रेटिना है वो डिस्टर्ब होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी, और जिसकी वजह से विजन लॉस होगा, और ये कंडीशन प्रोग्रेसिव रहेगी, लगातार चलती रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्या कंडीशन कहलाती है, ग्लूकोमा कंडीशन कहलाती है बच्चों। आया समझ में। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। पानी पी लेता हूं बच्चों पहले। देखिएगा, क्लिनिकल फीचर बच्चों, एक बात याद रखना कि कभी भी जब पढ़ते हैं मेडिकल सर्जिकल के अंदर आप पढ़ोगे तो इस विधि से पढ़ना होगा। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद में उसके कॉजेस, उसके बाद में टाइप्स, उसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स, उसके बाद में डायग्नोसिस, उसके बाद में ट्रीटमेंट, सॉरी इसके अंदर ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट, और उस ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के अंदर एक तो सर्जिकल मैनेजमेंट, एक नर्सिंग मैनेजमेंट, और तीसरा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा। किसी भी प्रकार की बीमारी है उसके अंदर पढ़ना होगा आपको। आप मेरी क्लास को पूरा हमेशा रेगुलर लेते रहिए बच्चे।
आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना होगा आपको, बस ओनली डेफिनेशन उसका पैथोफिजियोलॉजी याद होना जरूरी है। अब मैं सर्जरी करवाऊंगा, आप बोलोगे हाँ ये तो सही बात है, इसको ये ऐसे जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है उसको करेक्शन कर देंगे, हटा देंगे और धनाधन फ्लूइड बाहर निकलेगा, दिक्कत ही नहीं आएगा। आंख के अंदर प्रेशर, पानी रुकेगा तब ना प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिएगा इस प्रकार से पढ़ना होगा। हीरालाल इसको नोट कर लो, इसको भी पढ़ना होगा, ये आपको भी काम आएगा, भले ही आपने एमएससी कर ली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर का बढ़ जाना, सबसे पहले यह है कि इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा, आंख के अंदर पहला लक्षण देखने को मिलेगा। उस परिस्थिति के अंदर आपको इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है तो नॉर्मल कितना होता है यह भी जानना जरूरी होता है, तभी आप बता पाओगे कि आईसीपी बढ़ा हुआ है, आईओपी बढ़ा हुआ है। नॉर्मल होता है वो 10 to 20 mm.Hg होता है, जो बढ़ करके कितना हो जाता है 50 mm.Hg होता है, mg नहीं Hg होता है, ठीक है। हो सकता है विजन लॉस होगा, दूसरा क्लिनिकल फीचर है। ये विजन लॉस प्रोग्रेसिव होता है, पहले पेरिफेरल विजन लॉस होता है और फिर सेंट्रल विजन लॉस होता है। मैं कहूं कि पेरिफेरल और सेंट्रल विजन का मतलब यह हुआ कि पेरिफेरल का मतलब होता है साइड में ग्लूकोमा बढ़ा हुआ है, आईओपी बढ़ा हुआ है, ऐसी परिस्थिति के अंदर साइड वाला पार्ट के अंदर धुंधला दिखाई देने लगेगा और उसके बाद में सेंटर वाले पार्ट के अंदर धुंधला दिखाई देने लगेगा। इसके अंदर हेलोज अराउंड द लाइट, हेलोज अराउंड द लाइट का मतलब यह हुआ कि ऐसी परिस्थिति के अंदर उस पर्सन को, उस व्यक्ति को सेंटर में क्लियर दिखता है, पेरिफेरल के अंदर धुंधला दिखाई देता है, हेलोज अराउंड लाइट कहलाता है। आंख के अंदर दर्द होगा क्योंकि आईओपी बढ़ा हुआ है, आईओपी बढ़ा हुआ है। हेडेक होगा, दर्द होगा, नोजिया वोमिटिंग होने की संभावना रहती है। ब्लड विजन रहेगा, धुंधला दिखाई देने का। ब्लड विजन का मतलब क्या हुआ, धुंधला दिखाई देना, क्लाउडीनेस ऑफ द। फोटोफोबिया रहेगा, लाइट के प्रति डर लगेगा उनको। उसके बाद में डिम लाइट में रोगी को आई को एडजस्ट करने में परेशानी आती है। डिम लाइट के अंदर आई को एडजस्ट करने में परेशानी आती है, जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा कि जब अपने पूरा प्रकाश लाइट से बाहर आते हैं, पूरा रोशनी होता है बाहर, एकदम अंधेरे में के अंदर जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एकदम अंधेरे में जाते हैं तो प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन होना जरूरी है, वो एडजस्ट करेगा तब ना अंदर जाकर के देखेंगे, रिलैक्स, उसको डायलेशन होना होगा। जब रोशनी के अंदर जाते हैं तो प्यूपिल क्या होगी, कॉन्ट्रिक्ट होगी, और जब डिम लाइट के अंदर जाते हैं तो आंख फाड़ फाड़ के देखना पड़ेगा तब कोई वस्तु दिखेगी। ऐसी परिस्थिति के अंदर प्यूपिल का क्या होगा, उस टाइम डिम लाइट के अंदर डायलेशन होगा, डायलेट होगा, फैलेगा। तो इस प्रकार से आई का, प्यूपिल के पार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन में दिक्कत आएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि अंधेरे से एकदम लाइट में जाते हैं तो एकदम कई ऐसे पर्सन जिसको दिखाई नहीं देता है, फिर बाद में धीरे धीरे एडजस्ट होता है, अच्छा हाँ ये यहां पे आ गए। उसके बाद में ये कुछ बेसिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, उसको देखेंगे। अब देखिएगा इसमें किसको क्या दिक्कत हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक बेसिक है बच्चों। उसके बाद में बात करते हैं डायग्नोसिस की। रोगी का निदान निम्न के आधार पर किया जाता है। रोगी और परिजनों से ली गई हिस्ट्री, मरीज को पूछेंगे क्या क्या दिक्कत है, हिस्ट्री लेंगे। दूसरा आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मो इज रिलेटेड टू आई, स्कोपी इज माइक्रोस्कोपी, ए विजुअलाइजेशन ऑफ द आई। आंख को देखने का एक उपकरण होता है, उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप। दूसरा है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन के द्वारा भी मालूम किया जाता है।
तीसरा है विजन टेस्ट करते हैं, जो एक हाथ को बंद करवाते हैं और बोलने के लिए, पढ़ने के लिए बोलते हैं। ऊपर वाला बड़ा बड़ा दिखता है और धीरे नीचे तीसरी लाइन पे आते हैं तो मेरे जैसे हो जाते हैं, दिखता नहीं है। उसके बाद में टोनोमेट्री करते हैं, जिसको मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया था, जो इमेज थी बच्चों, वो इमेज थी, वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही थी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट। इस प्रकार से आपने हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा, रेलवे में होता है एग्जामिनेशन, रेलवे का टेस्ट होता है तब होता है, सब में होगा। आंखों की कंडीशन क्या है, विजन क्या है, ये देखो, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन देख रहा है आराम से, दूरबीन लगा हुआ है आंखों के अंदर। ये है ऑप्थेल्मोस्कोप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महंगा चीज है ये। अब उसके बाद में देखिएगा ये कलर भेद करने वाला, ये सब कुछ आते हैं, ये लड्डू नहीं है। उसके बाद में देखिएगा ये वाला टोनोमेट्री, जिसके अंदर यहां से दूरबीन से माइक्रोस्कोप से देखते हैं, यहां पे फिक्स कर दिया है मरीज को। आया समझ में? इस प्रकार की जांचें होती है। तो विजन टेस्ट है, टोनोमेट्री है, ऑप्थेल्मोस्कोप है, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन है, ग्लूकोमा के अंदर किए जाने वाले डायग्नोसिस है, इनके द्वारा देखा जाता है। अब ये डायग्नोसिस हो गया बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, मैनेजमेंट करेंगे। अभी मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले बात करें कि मैनेजमेंट करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी डिजीज का मैनेजमेंट करते हैं, कोई भी बीमारी का मैनेजमेंट करते हैं, ऐसी परिस्थिति के अंदर तीन प्रकार का मैनेजमेंट होगा। एक तो होगा मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा होगा सर्जिकल मैनेजमेंट, और तीसरा होगा नर्सिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को एमजीटी लिख देता। इस प्रकार से तीन प्रकार के मैनेजमेंट हैं, वो हर बीमारी के अंदर अपन करेंगे। कई ऐसी बीमारियां जिसमें सर्जरी नहीं होती है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट को हटा देंगे, क्या दिक्कत होगा? कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा, सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर दवाइयां देकर के आईसीपी को कम करेंगे। कैसे करेंगे? कई ऐसी दवाइयां हैं जो एक्वस फ्लूइड का प्रोडक्शन को कम करेंगे, सप्रेस करवा देंगे। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, ये दवाइयां हैं वो ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लूकोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये एग्जाम के अंदर आती है। इन दवाइयों का क्लासिफिकेशन आएगा एग्जाम के अंदर। अब क्या याद करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करें टॉपिकल मायोटिक्स। अब बच्चों मैंने आपको बताया था मायोटिक्स, और एक होता है माइड्रिएटिक्स। माइड्रिएटिक्स ये दो दवाइयां होती है जो प्यूपिल का, एक तो डायलेशन करने का काम करती है और एक प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करेगी। मायोटिक्स के अंदर क्या होगा, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट, संकुचित होगी, और इसके अंदर क्या होगा, प्यूपिल डायलेशन, फैलेगी। मैंने एक ट्रिक बताया था बच्चों कि माइड्रिएटिक्स के अंदर डी आ रहा है और डी से डायलेशन, इस प्रकार से याद रखना है। तो मायोटिक्स के अंदर क्या होगा कि प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो टॉपिकली मायोटिक्स ड्रग्स दी जाती है। सबसे पहले बात करें कि कौन सी दवाई दी जाती है, टॉपिकली या टॉपिकल मायोटिक्स, जिसके अंतर्गत क्या होता है, ये दवाइयां क्या क्या काम करती है,
टॉपिकल मायोटिक्स दवाई देते हैं तो ये क्या काम करेगी, क्या फंक्शन है, ये प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मैंने अभी आपको बताया था, तथा सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस कर बढ़े हुए इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करती है। इसका मतलब यह हुआ टॉपिकल मायोटिक्स वह ड्रग्स जिसके अंतर्गत प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सिलियरी मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसको बढ़ाएगा और जिसकी वजह से क्या करेगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करेगा। ये रेटिनल इंसेमिया को कम कर रेटिना की और ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगा। ये दवाइयां होती है, मायोटिक्स का काम होता है। इस प्रकार से कौन कौन सी दवाई होती है, एसेटाइल कोलिन क्लोराइड्स, पिलोकार्पिन और पिलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड, ये तीनों ही, ये पिलोकार्पिन वाली दवाइयां होती है, ये फेमस दवाइयां होती है, ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात करें, दूसरी दवाई टॉपिकल बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, क्या वह है, टॉपिकल बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स, जिसके अंदर ये ड्रग्स एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को कम करती है। जब बॉडी के अंदर आई के अंदर एक्वस ह्यूमरस प्रोडक्शन है, ह्यूमर प्रोडक्शन है, उसको कम करेंगे। जब एक्वस ह्यूमर कम होगा, उत्पादन कम होगा, आई के अंदर कम फ्लूइड आएगा और जिसकी वजह से आईसीबी कम हो जाएगी। तो ये दवाइयां होती है जो एक्वस फ्लूइड है उसको क्या करेगा, कम करेगा। कौन कौन सी दवाई है, मेटिप्रामनोल, बेटोएक्सोलोल हाइड्रोक्लोराइड, लीवोबुटेनॉल हाइड्रोक्लोराइड्स, टॉपिकली बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स होती है। क्या करेगी, जो एक्वस ह्यूमर है, एक्वस फ्लूइड है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को कम कर देगी। जब प्रोडक्शन को कम कर देगी तो वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, कम आंख के अंदर एक्वस ह्यूमर है वो फ्लो होगा। नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। जिस वर्ड के अंदर इनहिबिट आता है उसका मतलब होता है रोकना। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स क्या काम करता है, ये ड्रग्स एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम कर बढ़े हुए इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करती है। यही एक्वस फ्लूइड होता है उसको प्रोडक्शन को कम करती है। दवाइयां होती है मेथाजोलेमाइड, डाइक्लोरफेनेमाइड या फेनेरामाइड, ठीक है। उसके बाद में एपिनेफ्राइन होता है और ऑस्मोटिक ड्रग्स होती है। एपिनेफ्राइन के अंदर ये एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ाकर इंट्राओक्यूलर प्रेशर को घटाती है। एपिनेफ्रिन होता है वो आउटफ्लो को बढ़ा देगा, मतलब ड्रेनेज हो रहा है उस ड्रेनेज को बढ़ा देगा, फटाफट बाहर निकालेगा। जब फटाफट ड्रेनेज होगा, जल्दी जल्दी ड्रेनेज होगा, ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा, आईसीपी आईओपी बढ़ेगा नहीं। उसके बाद में है ऑस्मोटिक ड्रग्स जिसके अंदर मैनिटोल होगा और दूसरा है ग्लिसरीन। ये मेडिकेशन ग्लूकोमा के इमरजेंसी ट्रीटमेंट हेतु उपयोग में ली जाती है। ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम कर ग्लूकोमा के लक्षणों को आराम दिलाती है। देखिएगा, ऑस्मोटिक ड्रग्स वह ड्रग्स जिसके अंदर फ्लूइड है, जहां पे कलेक्शन है, उसको परमेबिलिटी को बढ़ा करके उसको ड्रेनेज की तरफ डाल देता है। तो इस प्रकार से मैनिटोल क्या है, एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है। मतलब कि ये मैनिटोल क्या करती है, ये कोई भी कहीं पे भी जो फ्लूइड का कलेक्शन हो रखा है, ज्यादा हो रखा है, उसको ड्रेनेज के अंदर डाल देगा, मतलब वेसल्स के अंदर डाल देगा, वेन के अंदर डाल देगा, ठीक है। अब जब ड्रेनेज जहां पे आईसीबी बढ़ा हुआ है, प्रेशर बढ़ा हुआ है, पानी ज्यादा है, उसकी परमेबिलिटी बढ़ा देगा और उसको ड्रेनेज के अंदर से बाहर फेंक देगा। मैनिटोल होता है। आपने देखा होगा कि जब
इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, आईसीपी बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर मेनिटोल देते हैं कि कपाल के अंदर जो पानी का कलेक्शन हुआ है वो उसको ऑस्मोटिक प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाए। ये तो हो गया बच्चों दवाई। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर बात करें, जब नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं ऐसी परिस्थिति के अंदर आपने देखा होगा कि सबसे पहले मरीज का वाइटल साइन चेक करेंगे, रोगी का वाइटल साइन तथा जनरल हेल्थ स्टेटस को असेसमेंट करेंगे। रोगी स्वयं तथा उनके परिजनों से डिजीज की हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्शन करेंगे। रोगी में मौजूद डिजीज संबंधित रिस्क फैक्टर जैसे हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ा हुआ, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, एक्सेसिव यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सिगरेट स्मोकिंग आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद में रोगी में मौजूद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तथा उसकी सीवियरिटी का असेसमेंट करते हैं। रोगी और परिजनों को एंजाइटी लेवल तथा डिजीज के प्रोग्रेस के बारे में नॉलेज लेवल को बढ़ाते हैं। रोगी को चिकित्सक के परामर्श अनुसार सभी दवाइयां जैसे मायोटिक्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स आदि 5 सही नियम के अनुसार देते हैं। राइट पेशेंट, राइट रूट, राइट ड्रग्स, राइट टाइम, राइट डोज। तो इस प्रकार से रोगी और परिजनों को आई ड्रॉप इन स्टील करने की प्रॉपर टेक्निक्स बताएंगे। देखो यहां पे आया है इन स्टील, कोई भी बॉडी कैविटी के अंदर डालना इन स्टील कहलाता है। रोगी को उसे दी जाने वाली मेडिकेशन के साइड इफेक्ट के लिए क्लोजली मॉनिटर करना है। रोगी को दी जाने वाली ड्रग्स और उसे उत्पन्न होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में ध्यान रखना है। ये ऐसी दवाइयां होती है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं बच्चों, जिसके अंदर मायोटिक्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसके साइड इफेक्ट ये देखने को मिलते हैं। उनके बारे में बता देना मरीज को कि ये ऐसा हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट रोगी को इनटेक आउटपुट मेंटेन करना है। रोगी की विजन में इंपेयरमेंट होने के कारण उसे हेजार्ड्स एक्टिविटी नहीं करने की सलाह देता है। डिक्रीज विजन के कारण रोगी को एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में संपादन में प्रॉब्लम हो सकती है। उसे आवश्यकता अनुसार गतिविधियों के संपादन में असिस्ट करना है। रोगी को काल्म, कूल एवं कंफर्टेबल एनवायरमेंटल प्रोवाइड करवाना है। पेन मैनेजमेंट हेतु एनाल्जेसिक जिसमें एसिटामिनोफेन देना है। रोगी को डिजीज प्रोसेस जैसे इसके कारण, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करना है। उसके बाद में डॉक्टर के निर्देशानुसार उसको सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। हेलो हेलो, हाँ जी बोलो। हाँ अभी मेरा क्लास है, आप मैसेज डाल दो ग्रुप में। अब देखिएगा नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में तो बेसिक है बच्चों, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखिएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले मरीज का वाइटल साइन चेक करेंगे, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन ये चेक करेंगे। जनरल हेल्थ एग्जामिनेशन करेंगे। मरीज को साइकोलॉजी सपोर्ट देंगे। मरीज को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। मरीज को वेल वेंटिलेटेड कूल एनवायरनमेंट के अंदर रखेंगे। मरीज को दी जाने वाली दवाइयां डॉक्टर के अनुसार सही टाइम पे देंगे, सही 5 राइट्स का पालन करते हुए देंगे। डॉक्टर दवाई के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट है तो उस मरीज को पहले से ही बता देना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर सर्जरी होने वाली है तो सारा सर्जरी से रिलेटेड सारा सामान रेडी करना है। मरीज को प्रिपेयर कर देना है। मरीज को कौन कौन सी दवाइयां
देनी है, कब देनी है, कब नहीं देनी है, कौन सी दवाइयां चल रही है। तो इस प्रकार से सारी दवाइयों का हिसाब किताब रखना है। मरीज को कोई भी लेबोरेटरी जांच करनी है तो उसको लेबोरेटरी जांच करवा देनी है, उस फाइल के अंदर लगा देनी है, मरीज को ऑपरेशन थिएटर के अंदर भेज देना है। तो इस प्रकार से बेसिक बातें नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर ध्यान रखना है। उसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट, अब इसमें करेंगे सर्जरी। तो ग्लूकोमा की कंडीशन के अंदर सर्जरी करते हैं तो मोस्टली जो सर्जरी होती है एक तो लेजर के द्वारा होती है। देखिएगा सबसे पहले लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी। अब बच्चों यहां पे आया है लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी। प्लास्टी का मतलब होता है कि उसका ऊपर से जो बड़ा हुआ पार्ट है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। लेजर का मतलब होता है किसके द्वारा, अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा, किरणों के द्वारा। तो लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी के अंदर इस सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान लेजर की सहायता से ट्रेबेकुलम मेशवर्क में ओपनिंग बनाई जाती है, जिससे एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है। अब देखिएगा ट्रेबेकुलम मेशवर्क वह पार्ट जो एक्वस फ्लूइड होता है वो जाने का रास्ता होता है, उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन या मास का फॉर्मेशन हो गया है जिसकी वजह से एक्वस फ्लूइड नहीं जा पाता। ऐसी परिस्थिति के अंदर बढ़ा हुआ मास है, ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया है, उसको क्या करेंगे, उसको प्लास्टिक करेंगे। वहां पे लेजर के सहायता से क्या करेंगे, उसको हटा देंगे और रास्ता क्लियर करेंगे। जब ऑब्स्ट्रक्शन हट जाएगा, एक्वस फ्लूइड का फ्लो है वो बढ़ जाएगा, ऐसे इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा, ग्लूकोमा की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो एक तो लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी करते हैं। दूसरी बात करें ट्रेबेकुलोएक्टोमी। अब देखिएगा ट्रेबेकुलेक्टोमी, जिसमें एक्टोमी आता है बच्चों, उसका मतलब यह समझना है रिमूवल करना। रिमूव का हिंदी में मतलब होता है हटाना। एक्टोमी एक होता है ओटोमी। ओटोमी का मतलब होता है ओपन करना, ओटोमी ओपन करना, एक्टोमी रिमूव करना। तो ट्रेबेकुलेक्टोमी इस सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा आई में ट्रेबेकुलर मेशवर्क होता है, जो ड्रेनेज पार्ट होता है, जैसे कैनाल ऑफ स्केलम ड्रेनेज पार्ट होता है, ड्रेनेज करने का होता है, उस हिसाब से ट्रेबेकुलम पार्ट होता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो क्या करेंगे, जो मेशवर्क है तथा उसके पास में जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद में है आइरिडेक्टोमी। इसमें एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो में आ रही बाधा को दूर करने के लिए इसके पर्याप्त आउटफ्लो हेतु नया रास्ता क्रिएट किया जाता है, आइरेक्टोमी। उसके बाद में साइक्लोक्रायोसर्जरी। इस प्रक्रिया के दौरान एक्वस ह्यूमर को प्रोटेक्शन को कम करने और बढ़े हुए इंट्राओक्यूलर प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए फ्रीजिंग द्वारा सिलेरी बॉडी को डैमेज कर दिया जाता है। एक फ्रीजिंग प्रक्रिया होती है जिससे क्रायोसर्जरी होती है, उसमें बीम डाला जाता है और इसके अंदर क्या है, एक फ्रीज किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, इतना ठंडा किया जाता है, जो पार्ट है उसको ठंडा से उसको हटा दिया जाता है, साइक्लोक्रायोसर्जरी। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है। लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी, प्लास्टी का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन, बढ़ा हुआ पार्ट को घिस करके कम कर देना, मशीनों के द्वारा कम करते लेजर डाल करके। दूसरा है ट्रेबेकुलेक्टोमी, उस जो पार्ट है उसको ही हटा देते, उसके समिष्ट जो पर्टिकुलर लोकल पार्ट होता है उसको भी हटा देते, ब्लड फ्लो पूरा अच्छे से होगा, फ्लूइड फ्लो अच्छे से होगा। आइरिडेक्टोमी, आइरिस वाले पार्ट में कोई दिक्कत है तो उसको भी क्या कर देते, हटा देते। साइक्लोक्रायोसर्जरी,
जिसके अंतर्गत एक फ्रीजिंग किया जाता है। क्या लिखा हुआ? इस प्रक्रिया के दौरान एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करने तथा बढ़े हुए इंट्राओक्यूलर प्रेशर को नॉर्मल लाने के लिए फ्रीजिंग द्वारा सिलेरी बॉडी को डैमेज कर दिया जाता है। अब सिलेरी बॉडी से ही आपने देखा होगा कि जो एक्वस फ्लूइड है वो एंट्रियस चेंबर के अंदर आता है, तो उसको फ्रीजिंग कर दिया जाता है, वहां पे ब्लॉकेज कर दिया जाता है, उसको फ्रीजिंग क्रायो सर्जरी के द्वारा, ताकि प्रोडक्शन ही कम होगा, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं होगा। अब मैं देखिएगा इसमें एक इमेज के अंदर आपको दिखाता हूं, ये वाला प्रक्रिया है बच्चों, ट्रेबेकुलोप्लास्टी। अब इसके अंदर देखिएगा बिफोर सर्जरी, यहां पे लिखा हुआ बिफोर सर्जरी कंजक्टिवा, स्क्लेरा, आइरिस, कॉर्निया, ओरिजिनल साइट ऑफ द ड्रेनेज। यहां पे जो ड्रेनेज मतलब फ्लूइड बाहर निकले का रास्ता होता है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या हुआ? चैनल फॉर फ्लूइड ड्रेनेज, यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था, वो क्या चैनल बना दिया, रास्ता बना दिया, न्यू चैनल बना दिया, ताकि ये देखो यहां पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया था, अवरुद्ध हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्जरी हुआ है तो सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद दो प्रकार के मैनेजमेंट होंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट वह मैनेजमेंट जिसके अंदर एक मरीज का असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन किया जाता है। अब इस प्रकार से मैनेजमेंट जिसके अंदर शल्य क्रिया पूर्व देखभाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। रोगी का वाइटल साइन चेक करेंगे, जनरल हेल्थ स्टेटस को देखेंगे, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कॉम्प्लिकेशन की रोकथाम हेतु प्री ऑपरेटिव पीरियड में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। रोगी को सर्जिकल प्रोसीजर को लेकर के अत्यधिक एंजाइटी है, फियरफुल हो सकता है, इन्हें रिड्यूस करने के लिए रोगी को इमोशनल सपोर्ट देंगे। रोगी को सर्जिकल मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस तथा बेनिफिट के बारे में बताएंगे। यदि संभव हो तो पेशेंट को उन रोगियों से मिलवाएंगे जिससे सर्जरी हो चुकी है और जो अब डिजीज पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। तो ये तो बेसिक है, इसके अंदर तो कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है कि क्या क्या करना है, ये तो हमेशा ही पढ़ते हैं। उसके बाद में चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार सभी को प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, जांच करवाएंगे, लेबोरेटरी जांच करवाएंगे। रोगी को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन टिकट, ऑपरेशन के दौरान यूज होने वाली दवाइयां सहित ओटी में भेजेंगे। तो ये कुछ प्रक्रिया करेंगे। ठीक है बच्चों, ये था इनका, ये है अपने नर्सिंग केयर प्लान। तो नर्सिंग केयर प्लान के बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद में रोगी को डिस्चार्ज के समय, जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या करेंगे? रोगी को प्रभावित आंख को मसलने तथा इस प्रकार से दाब डालने वाली गतिविधियों को नहीं करने की सलाह देते हैं। आंख के आसपास एरिया को वार्म वाटर वॉश क्लॉथ से साफ करेंगे। यदि आई में सिक्रेशन हो रहा है तो जेंटली स्टेराइल मॉइस्ट कॉटन से स्वैप से साफ करेंगे। कफिंग कंडीशन, स्नीजिंग कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है, ज्यादा वजन उठाने के लिए नहीं बोलना है। तो ये सारी बेसिक बात करेंगे। रोगी को सोते समय आई सेल्ट का उपयोग करने की सलाह देते हैं। रोगी को डॉक्टर के अनुसार दवाई लेने के लिए कहेंगे। रोगी के परिजनों को आई ड्रॉप डालने के लिए टेक्निक के बारे में तसल्ली से समझाएंगे। इंट्राओक्यूलर लेंस इंप्लांट नहीं होने तक उसमें कॉन्टेक्ट लेंस, आई ग्लास आदि की सलाह देंगे। तो ये कुछ बेसिक है बच्चों। इसके बारे में आप एक बार देख लेना। रोगी के परिजनों को रोगी के द्वारा रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताएं। विभिन्न हाउस होल्डिंग एक्टिविटीज के संपादन में उसकी मदद करना है। तो यही था जो मैनेजमेंट था। तो कैटरेक्ट के सेम ही है जो मैंने आपको कल बताया था, तो ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। तो ये ही छोटी सी एक डिजीज रिलेटेड है, इसको अच्छे से समझ लेना है। यदि कोई भी समझ में नहीं आया है, ऐसी परिस्थिति के अंदर
आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपका सारा डाउट को क्लियर किया जाएगा। ये मेरे नंबर है 9470481681। कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, अच्छे से लिखना है। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कोई मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन, उसके टाइप, उसके कारण, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके बाद में डायग्नोसिस, उसके बाद में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को 3 भागों के अंदर बांट दिया, उसको इस हिसाब से लिखना है, जिसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट, सारी नर्सिंग हिस्ट्री लिखनी है। उसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जरी, कितने प्रकार की सर्जरी होती है, कैसे किया जाता है, उसमें क्या रिमूव किया जाता है, क्या जोड़ा जाता है, सारी बातें लिखनी है। उसके बाद में जो नर्सिंग केयर इन द सर्जरी, जिसके अंदर प्री ऑपरेटिव केयर रहेगी, पोस्ट ऑपरेटिव केयर रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिक था। तो आज इतना ही, धन्यवाद।